साथियों को राम राम। मेरे चैनल स्टडी IQ IPS पे आप सभी का स्वागत है। आज लूसेंट बुक की 5th क्लास है, जिसमें मैं आज आपको कराऊंगा वैदिक सभ्यता। सभी भाई एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझते जाएं। आप सभी को समझ ज़रूर आएगा। और इस वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें और लूसेंट बुक अपने पास रखें भाई, फिर आपको समझ में आएगा। चलो मैं आगे करवाता हूँ आज वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में। वैदिक सभ्यता वैदिक काल का विभाजन दो भागों में होता है। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में होता है। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मुल्लर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे मैक्स मुल्लर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई थी। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य संस्कृत भाषा में बोलते थे और संस्कृत भाषा पढ़ते थे। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बंटा था। कुल, ग्राम, विस, जन, राष्ट्र। कुल, ग्राम, विस, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, विस का प्रधान विसपति। ग्राम के मुखिया ग्रामीण, विस का प्रधान विसपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। ग्राम के मुखिया ग्रामीण, विस का प्रधान विसपति और जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी मुख्य थे। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सत्तु रथकार तथा कम्मामादि नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। सूत्रकार तथा कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूर्व दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता द्वारा जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। पूर्व दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। वाजपति जो गोचर होती ना, गोचर गुप्तचर होती थी। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। उग्र यानी जो आपके क्वेश्चन में से आ जाए तो उग्र का क्या तात्पर्य है, तो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ऋग्वेद में किसी तरह के न्याय अधिकारियों का उल्लेख नहीं है। आगे नेक्स्ट है, सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभी श्रेष्ठ एवं सर्वभ्रात लोगों की सभ्य संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध के कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गिफ्ट शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है गायों की खोज।
गायों की खोज। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुषणी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजय हुआ। ऋग्वेदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ऋग्वेद समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। उपनिवेशों की संख्या 108 है, महापुराणों की संख्या 18 है और वेदांग की संख्या 6। उपनिवेशों की संख्या 108 है, महापुराण की संख्या 18 है, वेदों की संख्या 6। आगे नेक्स्ट है आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। समाज की छोटी इकाई है ना, वो परिवार या कुल हुआ करती थी, जिसका मुख्य पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। स्त्रियां इस कार्य में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। स्त्रियां होती थी ना, महिलाएं जो शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, शिक्षता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजु कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आगे नेक्स्ट पार्ट है आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। वास, अधिवास, उष्णीय। अंदर पहनने वाले को नीवी कहा जाता था। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी। आर्यों द्वारा अंदर पहने जाने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। प्रमुख दर्शन में उसके पृथक चार्वाक, चरणवाक, योग पतंजलि, सांख्य कपिल, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, वैशेषिक कणाद या उलूक। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं धूत क्रीड़ा। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं धूत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गायों को अदन्या न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने के लिए वैध मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसमें सेम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। आर्यों का
आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। सॉरी जो आवाज़ के लिए आपको प्रॉब्लम आई थोड़ी बहुत। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता है। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी सदस्यों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। सिंधु सभ्यता का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ऋग्वेदिक काल नदियाँ, ये आप एक बार इतना टॉपिक नॉर्मल पढ़ लेना, इसमें से कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें इम्पोर्टेंट है एक तो ये वित्स्ता झेलम और शत्रुदी स्थलज, और इसमें गोमती गोमल और सुसवत स्वात, ये नॉर्मल सा है, इतना कोई आपके क्वेश्चन में पेपर में पूछने वाला सवाल नहीं है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के साथ प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। ऋग्वेदिक कालिक देवता इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। ये क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इंद्र देवता ऋग्वेदिक काल में युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता माना गया है। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ देवता। सोम वनस्पति देवता। आश्विन विपत्ति को हारने वाला देवता। विष्णु विश्व के संरक्षण एवं पालन करता देवता। और जो मैंने है वो नॉर्मल करवा दिया। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया गया था। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया गया। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की वजह जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। आगे नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर वैदिक काल को हल और शिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल को शिरा और हल को रेखा को सीता कहा जाता। उत्तर वैदिक काल में निक्षक और शतमान मुद्र की इकाइयाँ थी। इससे आगे है सांख्यिक दर्शन भारत के सभी दर्शनों से सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25, जिसके प्राकृतिक पहला तत्व है सत्यमेव जयते मंडूकोपनिषद से लिया गया है। यह क्वेश्चन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बनना है। इसको VIP VAIIP इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर लिख लें। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मंडूकोपनिषद से लिया गया। इस उपनिवेश में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित किया, जिसका संबंध ऋग्वेद से। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र में गायत्री मंत्र की रचना की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत एवं रामायण। महाकाव्य कितनी हैं? महाकाव्य हैं 2, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक स्थान का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है।
सभी साथियों को मेरी वीडियो कैसी लगी। मैं आप सभी को वीडियो अच्छी तरह से करवा रहा हूँ और वैदिक सभ्यता का आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। कल मैं करवाऊँगा महाजनपदों का उदय और एक आगे टॉपिक करवाऊँगा। सभी साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और साथ साथ में अंडरलाइन करते जाएं। आपको लुसेंट बुक याद करवाना मेरा कर्तव्य है। मैं आप सभी को लुसेंट बुक फुल एकदम याद करवा दूंगा। मेरे साथ साथ आप वीडियो देखते जाएं और साथ साथ पढ़ते जाएं। एक बार रिवीजन मैं करवा देता हूँ, एक बार रिवीजन आप कर लिया करो। उसके बाद आपका क्वेश्चन कहीं से भी नहीं छूटेगा। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।